नाज़रीन, मैं साबिर बुखारी और आप देख रहे हैं ज़माना न्यूज़। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इस हवाले से ये वीडियो देखें, फिर इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 नवंबर है और दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि जो आइनी बेंच है वो पहली समात एक रोज़ बाद करने जा रहा है। यानी आज 12 नवंबर है, कल 13 नवंबर है, परसों 14 नवंबर को आइनी बेंच पहली समात करने जा रहा है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद एक आइनी बेंच बनाया गया है। हुकूमत ने उसमें जो उसका हेड था वो सिलेक्ट किया। पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी हुकूमत ने सिलेक्ट किया। शरीफ ख़ानदान, जरदारी और नवाज शरीफ ने फैसला किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा और उन दोनों को पसंद आए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यह साबित भी किया है कि उन्होंने मायूस नहीं किया नवाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को, और उन्होंने ये साबित किया है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मर्दम शनास हैं और उनकी पसंद गलत नहीं थी। और उन्होंने ये बात साबित की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 26 अक्टूबर के बाद कोई एक भी अहम केस नहीं लगाया। और दूसरा यह है कि उन्होंने जो 31 अक्टूबर को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास था जिसके मेंबर थे याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीर बख्तर साहब, उसका इजलास बुलाने के लिए दो जजेस ने कहा। याहिया अफरीदी साहब ने इजलास नहीं बुलाया तो उन जजेस के पास कानूनी तौर पर इख्तियार था कि वो मीटिंग बुलाएं। उन्होंने मीटिंग बुलाई और उन दो जजेस ने फैसला ये किया 2-0 से कि जो 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया है जिन आइनी पिटीशंस के ज़रिए, उन पिटीशंस को 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। और इससे बड़ी शरीफ ख़ानदान के लिए, जरदारी के लिए, मरीम नवाज़ के लिए, बिलावल के लिए, इस निज़ाम के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती कि याहिया अफरीदी साहब ने 31 अक्टूबर के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। अब उसके बाद याहिया अफरीदी साहब ने ना सिर्फ ये किया बल्कि साथ ही याहिया अफरीदी साहब ने फ़ौरन ही जो है वो मंगल के दिन 5 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया। जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ 5 नवंबर को। जुडिशल कमीशन के इजलास में नून लीग ने, हुकूमत ने सिलेक्ट किया कि उन्हें कौन से जज पसंद हैं। उन्होंने कहा हमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान पसंद है, हमें जमाल खान मंदोखेल पसंद है, और बाकी उन्होंने उसमें जो जजेस रखे मुसरत हिलाली साहिबा और जो नईम अख्तर अफगान साहब, ये 4 जज उन्होंने ऐसे रखे जिसके ऊपर हुकूमत को बड़ा एतमाद है कि अगर ये 7 जजेस भी बैठ जाएंगे तो ये 4 जज जो हैं वो कम अज़ कम हमारे साथ जाएंगे, इस हुकूमत के साथ जाएंगे। और 3 जज उसमें से उन्होंने ऐसे रखे जो जिनके हवाले से यही है कि उनमें वो अपने हलफ के साथ जाएंगे, वो अपने हलफ के मुताबिक काम करेंगे, वो आइन के मुताबिक काम करेंगे। तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के 7 जजेस को सिलेक्ट किया कि अगर इनमें से 3 जज अपने हलफ के साथ जाते भी हैं तो हुकूमत के हक में 4 वोट जो है वो जाने चाहिए। इस तरह से हुकूमत ने जो है वो ये बेंच तश्कील दिया। अब जब ये बेंच तश्कील यानी ये जजेस को सिलेक्ट किया गया कि आइनी के केसेस सुनेंगे, तो उसके बाद 6 नवंबर को एक मीटिंग करते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। उसका मैं अलामी आपके सामने पढ़ूंगा। और कल जब मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए ओपन कोर्ट में, उन रिमार्क्स के बाद कल ही वो 6 नवंबर वाला जो अलामिया था वो कल जारी किया गया, यानी 11 नवंबर को। और आज 12 नवंबर को फौरी तौर पे एक इजलास किया गया क्योंकि एक खौफ पैदा हो गया था कि कहीं मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कोई एक आध ऐसा फैसला ना कर दें जिसमें मतलब आइनी इशू इन्वॉल्व हो और वो फैसला कर दें और कहें कि ये हमारा दायरा इख्तियार है, जो उन्होंने कल इंदिया भी दिया, तो ये ना हो कि फिर काम ख़राब हो जाए। तो इसीलिए अमीनुद्दीन खान साहब ने आज इजलास बुलाया और आज इजलास बुलाकर और उन्होंने ये फैसला किया है कि 14 और 15 नवंबर को आइनी बेंच जो है वो केसेस की समाअत करेगा। और वो जो केसेस की समाअत करेगा वो केसेस कौन से होंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा गया है कि इस हवाले से लिस्ट बनाए। लेकिन एक चीज़ उसमें वाजे कर दी गई है और वाजे ये किया गया है कि उन फैसलों में, उन केसेस में जो नए केसेस हैं वो नहीं होंगे, बल्कि केसेस कौन से होंगे, केसेस होंगे जो कि पुराने पड़े हुए हैं। तो लगता नहीं है कि कोई नया केस वो लगाने जा रहे हैं जो अभी 26वीं आइनी तरमीम वाला है। और याहिया अफरीदी साहब मुकम्मल तौर पे खामोश हैं और याहिया अफरीदी साहब चैम्बर वर्क पे गए हुए हैं। कोई उनका अता पता नहीं है कि वो यहाँ पर हैं, इस्लामाबाद में हैं, पेशावर हैं, कराची हैं, कहाँ हैं, और वो कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो चैम्बर वर्क में जिसकी वजह से कोई खैर खबर नहीं है। मतलब अब तो उनके पास कोई इख्तियार है नहीं क्या। उन्होंने हलालों के केस सुनने हैं, उन्होंने 2-2, 4-4 मरलों के केस सुनने हैं, उन्होंने मतलब इस तरह के केसेस सुनने हैं इररेलीवेंट से। तो कौन सा ऐसा कोई बड़ा उनके पास अब इख्तियार रह गया है कि याहिया अफरीदी साहब चैम्बर वर्क कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती। शायद ये भी हो सकता है कि जब उन्होंने ओहदा संभाला तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना और जजेस को कंट्रोल करके और आइनी बेंच बनने देना वो ज़रूरी था।
तो शायद उसमें वो इतने मसरूफ़ रहे हैं कि 2 दिन रिलैक्स कर रहे हो, पता नहीं। अब कोई क्योंकि खबर नहीं आई तो इसलिए हम मफरूज़ों पे ही बात कर सकते हैं। लेकिन वो जो नून लीग ने जजेस सेलेक्ट किए थे, वो जजेस अब 6 जजेस, क्योंकि आयशा मलिक साहब अवेलेबल नहीं होंगी 14 और 15 को, तो 6 जजेस बैठ के और केसेस सुनेंगे। तो परसों पहला दिन होगा आईनी बेंच का, तो हम भी देखेंगे जाकर के वहाँ पे क्या होता है, क्या सूरत हाल होती है। लेकिन ये है कि ये बड़ी अब खबर आ गई है कि आईनी बेंच जो है पहली समाअत करने जा रहा है 14 नवंबर जुमेरात को, और 15 नवंबर जुमे को। 14 और 15 को बैठ के ये आईनी बेंच केसेस की समाअत करेगा। केसेस कौन से होंगे, कैसे होंगे, कैसे अदालत चलेगी, कितने केस होंगे, फैसले करते हैं ये आला दिमाग, जो बहुत आला दिमाग अमीनुद्दीन खान साहब जैसे सेलेक्ट किए हैं नून लीग ने, नवाज शरीफ और जरदारी ने, जिनको बहुत पसंद है बिलावल को अमीनुद्दीन खान साहब, तो वो किस तरह के फैसले करते हैं और कितनी तेज़ी से केसेस निपटाते हैं, इस पर बात करेंगे। अब ज़रा मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, और ये मैं आपको बता दूँ कि मुझे नज़र आ रहा है कि ओपन कोर्ट्स में भी लड़ाइयाँ होंगी, ओपन कोर्ट्स में भी रिमार्क्स आएंगे, और जुडिशल फैसलों में भी जजेस की लड़ाई होगी, दायर अख्तियार की भी लड़ाई होगी। सुप्रीम कोर्ट कहेगी हमारा दायर अख्तियार है, आईनी बेंच कहेगा हमारा है। सुप्रीम कोर्ट किसी केस का कहेगी ये आईनी बेंच के पास जाना चाहिए, आईनी बेंच के पास जाएगा, आईनी बेंच कहेगा सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी रेगुलर बेंच के सामने हैं तो दोनों ही सुप्रीम कोर्ट, रेगुलर बेंच कहेगा कि हम नहीं सुनते, जो उन्हें कहो कि तुम ही सुनो। तो ये एक अजीबो गरीब तरह की एक लड़ाई जो है वो बनेगी। लेकिन तमाम तर नज़रें जो है वो मंसूर अली शाह साहब पर हैं, मरकज़ निगाह अब मंसूर अली शाह साहब हैं, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब तो पूरे तौर पे सरेंडर कर चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हुकूमत के हवाले कर चुके हैं कि ये हुकूमत जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, जजेस जाने। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ठीक कहा था कि अगर मंसूर अली शाह साहब बने तो फिर चीज़ें आइन के मुताबिक चलेंगी, तो हमें वो जज चाहिए काजी फाइज ईसा की तरह जो जजेस को कंट्रोल कर सके। और याहिया अफरीदी साहब ने कंट्रोल किया है अपने जजेस को, जिस तरह से उन्होंने मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब का फैसला इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। तो ये अब बात वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उनका जो इंतखाब था वो उनकी उम्मीदों पर, उनकी आसों पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरा उतरा है। अब आ जाएँ कल क्या हुआ। कल देखें एक कैपिटल वैल्यू टैक्स का केस था, और ये मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहबा, अकील अब्बासी साहब इनके सामने था। और जब इनके सामने था तो आयशा मलिक साहबा ने जो है वो सबसे पहले सवाल उठाया कि ये केस तो आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच हैं, हम रेगुलर केसेस सुन रहे हैं, ये तो आईनी बेंच सुनेगा। तो फिर मंसूर अली शाह साहब ने इस मौके पर कहा कि अभी तक तो कोई आईनी बेंच बना नहीं है, तो यही है जो गैर आईनी बेंच बैठा है, अब इसका क्या करना है। तो जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं। ये उन्होंने लाइटर नोट पे बात की, उन्होंने कहा वो आईनी बेंच है तो हम गैर आईनी हैं, और उन्होंने कहा क्योंकि आईनी बेंच बने नहीं हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो क्या हम ही केस सुने। फिर उन्होंने कहा कि हम क्या करें, मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता तो आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। फिर मंसूर अली शाह साहब ने आयशा मलिक साहिबा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैडम आईनी बेंच कैसे हैं, हम कमतर जो है ना वो रेगुलर बेंच कैसे हैं। तो उन्होंने लाइटर नोट पे भी कहा कि मैडम क्योंकि अब आईनी बेंच में आला दिमाग जो है वो ऐड किए गए हैं, तो मैडम जो है वो आईनी बेंच कैसे हैं, और हम तो कमतर हैं, जज हैं, तो हम इसलिए रेगुलर बेंचेस का हिस्सा हैं। तो उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जब तक आईनी बेंच ना बने तो अगर कोई आईनी मसला हो भी तो मज़े करें, कोई जगह नहीं है कि कहाँ भेजे जाएँ। अकील अहमद अब्बासी साहब का कहना था कि क्या अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। तो मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं कि क्या होता है। मंसूर अली शाह साहब का अदालती अमले से कहना था कि जो आइन की किताब 26वीं आइनी तरमीम के बाद आई है लेटेस्ट वो फराम करें। और मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि इस केस को सुन भी लें तो हमें कोई नहीं पूछ सकता। यह है वो इंपॉर्टेंट बात। उन्होंने कहा कि ये केस हम सुन भी लें तो हमें कोई नहीं पूछ सकता। अब बार बार ये सवाल हमारे सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आइनी बेंच सुनेगा। अगर आज हम फैसला कर देते हैं तो फिर कौन हमारे फैसले को कलअदम करार देगा। नजरसानी भी हमारे पास आएगी, हम कहेंगे कि ये हमारे दायरे इख्तियार है। चलें इसमें क्या पढ़ना, हम कोई वाज़ेह नुक्ता नज़र नहीं देते, सिर्फ केस की समाअत मुलतवी कर देते हैं कि देखते हैं कि क्या हम केस सुन भी सकते हैं कि नहीं। तो वकला की तरफ से भी कोई मामलत नहीं आ रही, आइनी मुकदमात रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता और वकला भी इस हवाले से मामलत नहीं कर रहे। आयशा मलिक साहिबा का कहना था कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी कि कौन सा केस जो है वो आइनी बेंच के सामने जाएगा और कौन सा रेगुलर बेंच के सामने जाएगा। तो उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि उन्होंने वकील को कहा कि दरख्वास्त गुजार के वकील को कि हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, हम इसको केस को मुलतवी कर देते हैं। और मंसूर अली शाह साहब ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि हम तो सिर्फ जो है वो गपशप लगा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त सारे जो हैं वो हिसाब किताब करने में लगे हुए हैं कि कौन सा केस जो है वो किधर जाना है और किस तरह से जाना है, किसी को कोई अता पता नहीं है। और ये जो दरख्वास्त थी ये शैला तारिक सहगल,
सुल्तान गौहर साहब, शाहिद इकबाल साहब, सैयद तारिक सहगल साहब, गौर एजाज साहब, जैनुल हसन शबीर साहब, और इनकी तरफ से ये दरख्वास्त थी। कुछ और भी दरख्वास्त गुजार थे। अब हुआ ये कि कल जब ये रिमार्क्स आए मंसूर अली शाह साहब के, तो फ़ौरन अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो एक्टिव हुए और उन्होंने 6 नवंबर के इजलास का अलामिया जो है वो जारी करवा दिया कल। उसके अंदर क्या था, उसमें बताया गया कि जनाब आइन की 26वीं तरमीम के तहत आइनी बेंचेस के काम का तरीकाकार तय करने के लिए आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत पहला इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आइनी मुकदमात को दीगर मुकदमात से अलग करके उन पर कार्रवाई के अमूर का जायजा लिया गया और फैसला किया गया कि जैसे ही कमेटी में शामिल दूसरे सीनियर 3 जज दस्तयाब होंगे तो इजलास बुलाकर उनकी मुशावरत से आइनी बेंचेस तश्कील देकर मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। अब वो क्योंकि जज साहब आ गए, जमाल खान मुदखिल साहब, तो आज वो मीटिंग हो गई जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि उस आलामी में कि आइनी बेंचेस से मुतल्लिक मामलात का जायजा लेने के लिए इजलास 6 नवंबर को जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में मुनक्किद हुआ, जिसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद सलीम खान, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास, सीनियर रिसर्च ऑफिसर मजहर अली खान, इंस्टीट्यूशन ऑफिसर नज़ीर अहमद, जुडिशल असिस्टेंट अब्दुल रहमान और मुबशर अहमद ने शिरकत की। उसके बाद ये बताया गया कि आइनी बेंचेस में जो मिनट्स हैं उनके मुताबिक आइनी बेंचेस में जजेस की नामजदगी के बाद इन बेंचेस के काम के तरीकाकार पर गौर के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास हुआ। इस मौके पर आइनी बेंच के सरबराह को सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 184(1), 184(3) और आर्टिकल 186 के तहत ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तफसील से उनको आगाह किया गया। अमीनुद्दीन खान साहब को आइनी बेंच के सरबराह को आइनी पिटीशन पर कार्रवाई के मौजूदा और मुस्तकबिल के लिए अपनाए गए मुजवजा तरीकाकार के बारे में बताया गया। उनको बताया गया कि इस वक्त तरीकाकार क्या है कि 184(1), 3, 186 के जो केसेस आते हैं तो उनको कैसे फिक्स किया जाता है, मुस्तकबिल का लाएमल क्या है, ये सारी चीज़ें उनको आगाह की गई। इजलास में उन तमाम मुकदमात की निशानदेही करने का फैसला किया गया जो वाज़ेह तौर पर आइन के आर्टिकल 191 के दायरा कार में आते हैं और इस ज़िमन में सीनियर रिसर्च ऑफिसर मजहर अली खान को आइन के आर्टिकल 199 के ज़ुमरे में आने वाले मुकदमात की जांच पड़ताल और निशानदेही करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी उनको कहा गया है मजहर अली खान साहब को कि आप ये फैसला करेंगे कौन कौन से केसेस आइनी बेंच के सामने जाने हैं और कौन कौन से वहाँ पे पेंडिंग हैं और जो उनके दायरे इख्तियार में आते हैं। और आगे कहा गया है कि ताहम बेंच बनाने, इन आइनी मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने, कोर्ट रोस्टर जारी करने और एक हफ्ते में कितने आइनी मुकदमात सुने जाएंगे, इसका फैसला आइन के आर्टिकल 191(a) शिक 4 के तहत आइनी बेंच में शामिल 2 सीनियर 3 जजेस की मुशावरत से किया जाएगा। अब वो मुशावरत हो चुकी है। आइनी बेंच के सरबराह और आइनी बेंच के लिए नामजद करदा जजेस में से 2 सीनियर 3 जज आइन के आर्टिकल 191(1) की ज़ेरी शिक 1 के मुताबिक कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंच तश्कील देंगे। चूंकि कमेटी के एक मेंबर मुल्क से बाहर हैं और दस्तयाब नहीं है, इसलिए जो ही उनकी दस्तयाबी होगी तो फौरी तौर पर इजलास जो है वो मुनक्किद किया जाएगा। अब वो आ गए तो इजलास हो चुका है। अब जुमेरात को पहली समाअत होने जा रही है, जुमे को दूसरी समाअत होगी। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि अब आप देखेंगे कि जब ये होगा, एक तो आपको ये बात ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा कि अमीनुद्दीन खान साहब और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब और जमाल खान मुदखिल साहब, मतलब क्या लेवल है मंसूर अली शाह साहब का और मुनीब अख्तर साहब का कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में। और इनके कोई रिपोर्टेड जजमेंट्स नहीं हैं, कोई ख़ास इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के ऊपर, उनकी बीसीओ उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के ऊपर उनकी जजमेंट्स हैं। तो बहरहाल जी अब बड़ी खबर आ गई है, आइनी बेंच पहली समाअत जुमेरात को करेगा। देखते हैं कौन कौन से केसेस फिक्स होते हैं। कल 13 नवंबर को फिर मीटिंग है, उस मीटिंग में तय होगा कि कौन कौन से केसेस लगाए जाएंगे। इस हवाले से कल भी कॉज लिस्ट आएगी, देखते हैं। जी बिल्कुल, काजी फैज़ ईसा साहब ने जिस तरह पाकिस्तान की अदालत को घाव लगाया है, इसके जो ज़ख़म है ये शायद सदियों बाद भी पूर्ण ना हो सकें। पाकिस्तान में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा इदारा था जिस पर लोगों का एतमाद था कि ये इदारा इंसाफ देता है, कानून के मुताबिक फ़ैसले देता है और बड़ी हद तक ये इदारा चलता भी रहा। मगर जब से रजीम चेंज हुआ तो सबसे ज़्यादा फोकस इस्टेब्लिशमेंट का सुप्रीम कोर्ट था कि इस पर ज़ोर डाला जाए कि ये इंसाफ के हवाले से अपाहज हो जाए और यहाँ से जो इंसाफ है वो कोसों दूर चला जाए। और ऐसा ही हुआ, बंदियाल साहब से लेकर काजी फैज़ ईसा तक और अभी याह्या अफरीदी साहब तक इंसाफ जो है वो अपनी मौत आप मर चुका है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो आला अदलिया है वहाँ पे ना इंसाफ है, ना कानून के मुताबिक फ़ैसले हो रहे हैं। बंदियाल साहब ने जो 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से केस था, उस हवाले से इंतहाई मुफाहमत का जो रवैया अपनाया और डर कर खौफ के मारे उन्होंने इस पर
अपना जो जजमेंट थी वो दी और उस पर अपने ही फैसले पर वो अमल दरामद ना करवा सके, जिसकी वजह से रजीम चेंज के जो किरदार थे वो मज़ीद मजबूत हुए। और बंदियाल के बाद काजी फ़ायज़ ईसा तो उनके हमनवा थे, रजीम चेंज के जितने भी किरदार थे उनके हमनवा थे और सारा वो प्लान का हिस्सा भी थे। उन्होंने पाकिस्तान में जो इंसाफ है उसका गला घोंट दिया और ओपनली उन्होंने कत्ले आम किया इंसाफ का, और वो भी इंतहाई ढिठाई के साथ। अभी वो कहते हैं कि उनके पीछे लोग भागते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, मगर वो ये नहीं देखते कि उन्होंने किस हद तक पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट को तबाह किया, अवाम के एतमाद के ठेस पहुंचाई, पाकिस्तान में इंसाफ और कानून का जनाजा निकाला काजी फ़ायज़ ईसा ने। और अब उसका तसलसल जारी है और अदलिया को कंट्रोल करने के लिए ये रजीम चेंज हुआ। और ये जो हुकूमत है, पीडीएम हुकूमत है, इसका सारा फोकस सप्रेस करने में लगा हुआ है आला अदलिया को। और इसका नतीजा हमने देखा कि मंसूर अली शाह थे जिनकी बारी थी चीफ जस्टिस बनने की, उसको हटाकर या आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया। हमीदुद्दीन खान को आइनी बेंच का सरबराह बनाया गया और पाकिस्तान में इस तरह इंसाफ का गला दबा दिया गया। और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट एक मुर्दा खाना की सूरत इख्तियार कर चुकी है और यहाँ से इंसाफ की दूर दूर तक कोई तवक्को नज़र नहीं आ रही। कुछ जजेस अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मगर उम्मीद कम ही है कि वो खड़े हो सकेंगे ताकतवर अशराफिया के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और इस नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।